फिर देख रहे हैं, हमें उनसे कुछ बात करेंगे, अपने इवेंट के बारे में बताएंगे, ये इवेंट जो हम प्लान कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, जो फेसबुक लाइव सेशन हमने प्लान किए हैं, जो जिसकी हमारी डिस्कशन काफ़ी टाइम से होती रही है, उसके बारे में बताएंगे. तो आई एम श्योर कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स that is in our mind, and we want other people to take benefit from us. Tell me what you want to do and what we are supposed to do, and carry on. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. Assalamu alaikum. I am Dr. Shagufta Nasir Abbasi. I am clinical psychologist, psychotherapist as well child therapist. चाइल्ड थेरापिस्ट में चाइल्ड बिहेवियर पे वर्क करते हैं, उसके अलावा उनकी स्पीच थेरापी के लिए करते हैं और बहुत कुछ कोशिश करते हैं. ज़्यादा हमारे पास मैं एज अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी प्रिवेंटिव कार्डिक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, क्योंकि प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक, स्मोकिंग से और इस तरह की एडिक्शन और इसी वजह से मैंने डॉक्टर अनीला को, जो कि एक्सपर्ट हैं ऑटिज़म में, और हम करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा इकट्ठा काम करने वाले भी हैं, जो कि हमारा म्यूचुअल वर्क होगा. अभी तो चल रहा है मजीद भी. तो हम सबसे पहले ये है कि मैं बात मिल जाएगी, क्योंकि मैंने नोट किया है कि हमारा सेशन एंड हो जाता है तो बाद में काफ़ी क्वेरीज आ रही होती हैं और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम दोबारा सेशन ले रहे होते हैं. तो चलो कुछ ऐसा है कि मज़ीद हमें जब क्वेरीज मिलेंगी तो हम टॉपिक पे आ जाएंगे. डॉक्टर अनिला, ये मुझे ये बताइए कि ऑटिज़म है क्या, इसको आप क्या समझती हैं? ये कोई डिजीज़ है या ये वैसे ही है? अच्छा, दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. एंड द थिंग इज के इट्स नॉट लाइक कि हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको इसका आंसर पता है. ये यू कैन से कि एज अ लेमैन टर्म्स, अगर हम ऑटिज्म की बात करें, जैसे मैं अभी सेशन करी तो उसमें भी ना मुझसे लोग क्वेश्चन पूछे थे कि हमने DSM 3 या 4 का क्राइटेरिया पढ़ा या जो भी पढ़ा है. तो मैंने उनको बताया था कि चिल्ड्रन जो हैं, इफ दे आर ऑन द स्पेक्ट्रम, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं. सो बेसिकली ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोटिपिकल डिसऑर्डर कहते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं. उसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जिनका ब्रेन और उनके ब्रेन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट देन द अदर ब्रेन्स. अब मैं नॉर्मल लफ्ज नहीं यूज करूंगी बिकॉज इट इज काइंड ऑफ हार्श वर्ड कि नॉर्मल अब नॉर्मल की हम बात करें. मैं ये कहूंगी यहाँ पे मैं ये वाला वर्ड यूज करूंगी कि दोज चिल्ड्रन, दोज इंडिविजुअल जो कि ऑटिज्म के साथ नहीं, जिनका ब्रेन न्यूरोटिपिकल नहीं है, न्यूरो डाइवर्स नहीं है, उनके और जो बाकी ऑटिज्म के साथ लोग होते हैं, जिन लोगों को ऑटिज्म होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, उनको ASD भी कहते हैं, इन दोनों का ब्रेन डिफरेंट है. तो इट्स लाइक दैट कि दो चीजें हैं, ब्रेन डिफरेंट है. सो जो फंक्शनिंग है, जो रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज डिफरेंट टुवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुला. अभी तक बहुत ज्यादा लोग इस चीज के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रीजन है, किस वजह से ऑटिज्म हो रहा है. अगर आपको याद हो तो सबसे पहला जो मैंने फर्स्ट सेशन किया ही इसके ऊपर था कि मिथ क्या है अबाउट द ऑटिज्म. बिकॉज आजकल लोग, क्योंकि ऑटिज्म मिसडायग्नोज भी हो रहा है, अंडर डायग्नोज भी हो रहा है. सो सबसे पहले तो मिथ्स को निकाले कि मिथ्स क्या है ऑटिज्म के बारे में. फिर एक कॉमन चीज जो देखी जाती है कि इन बच्चों के बारे में जिनको ऑटिज्म या ASD के सिम्टम्स होते हैं, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो है एज में, छोटी एज में, फॉर एग्जांपल 1 या 2 इयर्स के होते हैं तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं. फिर ऐसा होता है कि आफ्टर 3 इयर्स तक जब वो पहुंचने लगते हैं, जो उनकी जो स्पीच होती है वो चली जाती है. पहले ये एक बड़ा कॉमन, पेरेंट्स हम सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि हमें इनकी स्पीच के बारे में बताएं. और स्पीच की बात मैं इसलिए करूँ कि इन बच्चों की स्पीच नहीं होती.
या स्पीच होती है, इट इज काइंड ऑफ अनटेंजेबल स्पीच। अनटेंजेबल स्पीच होती है, अनटेंजेबल से मुराद ये होती है कि समझ नहीं आती, इनकी अपनी कोई हमिंग होती है, अपनी कोई इन्होंने काइंड ऑफ लैंग्वेज ईजाद की होती है जो जिनकी इनके पास सेंस होती है, और वो इसलिए करते हैं कि वो सेंस कर रही होती है कि बिकॉज इस काइंड ऑफ रिदम इसमें होता है, इसमें राइम होता है, और जितना चीज में रिदम और राइम होगा ये बच्चों के लिए इतना ईजी है इसको गेट करना, इतना ईजी है इसको रिस्पॉन्ड करना, और इतना ईजी कम्युनिकेट करना, और इतना ही इनकी बॉडी में बैलेंस में भी आती है जब वो हमिंग या कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको हम स्टेमिंग भी कहते हैं। सो कुछ लोग स्टेमिंग जो है थ्रू स्पीच भी कर रहे होते हैं, राइमिंग करते हैं, म्यूजिक बजाना और डिफरेंट तरह के वॉइस निकालना। सो समटाइम पेरेंट्स कहते हैं कि आवर चाइल्ड इज यूजिंग सम काइंड ऑफ जिब्रिश लैंग्वेज, जिनकी तुमको खुद ही समझिए, तो वो कुछ ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, या गिगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं या डिफरेंट तरह के साउंड प्रोड्यूस करें, उसको प्रोड्यूस करते जाएंगे, काफी ऊंचा भी करते काफी नीचे भी कर रहे होते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का वे यूज कर रहे होते हैं। फिर इनकी नॉन वर्बल स्पीच नहीं होती, एंड दे आर नॉट गिविंग द आई कॉन्टैक्ट। सो आई कॉन्टैक्ट के बारे में अगेन ही कहूंगी, पेरेंट्स सबसे पहले कहते हैं हमारे बच्चे का तो आई कॉन्टैक्ट है। सो it's not a pet symptom for the autism or ASD और autism spectrum disorder कि आप कहें कि मेरे बच्चे का तो आई कॉन्टैक्ट है तो मेरे बच्चे का ऑटिज्म जो है वो लेस फेयर है या इसका ऑटिज्म नहीं है, या हम जो भी कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो या जो भी आप अपनी समझ के मुताबिक इसके बारे में कहते हैं। सो आई कॉन्टैक्ट इस काइंड ऑफ के आई कॉन्टैक्ट इसलिए बच्चे नहीं दे पाते थे कि इनके लिए जो है इट्स काइंड ऑफ पेनफुल हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है, एंड एक तरह से डायरेक्ट कोई भी चीज हम इनके लिए करते तो उनके एकदम से ओवरवेलमिंग होती है, जब उनको ये पता चलता है किसी चीज की डायरेक्ट टारगेट हो रहे हैं, सो उस चीज से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। पहली चीज ये। फिर सेकंड थिंग इज कि इफ दे गेट टू नो कि इन्वायरमेंट में सब लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं तो दे विल गेट शाय। सो आई कॉन्टैक्ट ये बच्चे नहीं देते, डिफरेंट रीजंस होती हैं इसके ना देने की, कि एक तो सेंसिटिव स्टिमुलस, इनको सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज से मुराद वो इश्यूज होते हैं कि ये तो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होता है टुवर्ड देयर सेंसेस। अब सेंसेस हमारे 5 सेंसेस है जिसमें टच, टेस्ट, स्मेल, टैक्टाइल, ऑडिटरी, ये सब, मतलब टच से मुराद टच करने की सेंस हो गई, ऑडिटरी हियरिंग होती है, टैक्टाइल टच से आती है, ठीक है, और टेस्ट की स्मेल हो, टेस्ट की वो होगी, या हियरिंग या देखने वाली सेंसेस भी होगी। तो ये सेंसेस या तो इनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो होती है, मींस ये कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल पर्सन किसी भी एक खास की सेंस रखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमें कोई पिक्चर जो है मल्टीप्लाई बाय 2 नजर आती है तो उनको समझेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 नजर आएगी। सेंसेस अगर हम एक खास मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सुन रहे हैं तो इनको 10 to 12 हमसे ज्यादा सुनाई देगी। टच, बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड टच, तो इन बच्चों को कपड़े पहनने में इशू होता है, इवन छोटा सा भी कोई टैग होगा उस जगह पे कपड़ों में तो वो इनको अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो इट्स लाइक दैट कि ओवरऑल उनकी सेंसेस जो है बहुत ज्यादा शार्प होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप हुई भी होती हैं, और वो उनको चीजें एक्स्ट्रा लगती है। तभी ये बच्चों के जिनको ऑडिटरीज इशू होते हैं, सेंसरी, उसमें अगर बात कीजिए सेंसिटिविटी में बात कीजिए, हाइपर सेंसिटिविटी में बात कीजिए, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो ये पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब एक ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसके। स्पीच का मैंने बता दिया आपको। फिर एक सोशल स्माइल जो होती है, फॉर एग्जाम्पल के आप उसकी तरफ देखिए, वो आपकी तरफ देख के स्माइल है। एंड सबसे मेन चीज हम पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि जब आप बच्चे का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी तरफ देख रहे कहीं देख रहा, द चाइल्ड इज लुकिंग टुवर्ड यू और नॉट। इफ ही इज नॉट लुकिंग टुवर्ड यू, he is able to give you any kind of sign and symptoms from his facial expression that he is listening you. पेरेंट्स कहेंगे नहीं है, हमें ये अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता। सबसे इजिएस्ट या सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो पेरेंट्स से यही किया जाता है, या वो पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि हमारे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा था। तो यहाँ से कुछ लोगों को जो है ना वो मोरलेस गेट करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे अपने का और चीज भी देखनी होती है कि वेदर योर चाइल्ड इज हैविंग सम इश्यूज लाइक उसको हेयरिंग इश्यूज तो नहीं है। तो हमने डायग्नोसिस से पहले असेसमेंट के दौरान ही हमने ये चीज रूल आउट करवानी होती है कि आप चेक करें कि उसकी हेयरिंग इश्यूज हैं कि नहीं है, क्योंकि जो हमारी सुनने की सेंस है दैट इज रिलेटेड टू वर्ड हेयरिंग। तो अगर कोई इशू है हेयरिंग में हमें सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी के साउंड जाते बच्चे प्रोड्यूस करते, कुछ के नहीं करते। और कुछ समटाइम बच्चों को जिनको स्वालिंग के इश्यूज होते हैं, स्वालिंग के इशूज होते हैं या फीडिंग के इश्यूज होते हैं, समटाइम उनके कान में ना पानी पड़ जाता है। तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से जब वो चेकअप कराते हैं, किसी एनडी के पास जाते हैं, किसी ऑडियोमेट्री वगैरह करवाते हैं अपने बच्चों की, तब ये चीज वहां से सॉर्ट आउट हो सकती है कि हाँ ये चीज नहीं है। लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया। फिर ये बच्चे अलूफ होते हैं, लोनलीनेस, मतलब अकेले बैठना पसंद करते हैं, शेयरिंग पसंद नहीं करते। सेल्फ इंटेलिजेंस होती है, सेल्फ काइंड ऑफ प्ले होता है, मींस दे वुड लाइक टू प्ले विद, ऐसी चीजें खेलना पसंद करेंगे जो मतलब दे डोंट वांट टू शेयर विद दैट थिंग। उनको कोई चीज पुरानी भी तो दे वांट
दे स्टिल वांट टू कीप दैट थिंग, हैंड क्लैपिंग कर सकते हैं, चीज़ों को फ्लिप करना। और समटाइम ऐसे भी होता है कि जैसे न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना, तो विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में इसके सिम्टम्स में ऐड ऑन होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों की स्टार्ट में टो वॉक नहीं थी, बाद में टो वॉक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टो वॉक से मुराद वॉक होती है जो आपके जैसे हमारे एनिमल्स ना यूं करके चलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे यूं करके बच्चे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पाँव है ना यूं, आई एम श्योर मैं आपको समझा पा रही हूँ, वो फिर यूं करके चलेंगे, तो वो अपनी जो टिप टोज होती है उसके हाँ, ऊपर वो वॉक बिल्कुल करेंगे। अपना पाँव यूं नहीं रखते, बल्कि उनकी जी जो जी चाल बिल्कुल, होती है, उसमें जैसे रखते हैं। चीता या तो शेर ये जो होता है, है, उसका एक पंजा चलता है, ये पंजे पे चलते हैं। जी जी बिल्कुल पंजे पे चलते हैं, और इसकी वजह से इन बच्चों के मसल्स बहुत ज्यादा जो है वो टेंस रहते हैं। और इनको स्पेशली जो है, हम पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे जो है रात को नहीं सो पाते, तो हम उनको स्पेशली सिखाते हैं कि आपने अपने बच्चे की ये जो रिलैक्सेशन है ऑफ टिप ये टोस की या लेग्स की एंकल की वो कैसे करनी है। तो इसकी वजह से फिर वो किसी हद तक जो है बच्चा वो स्लीप जो है वो सो सकता है। और अदर स्लीप्स के इशू होते हैं बच्चों के, ईटिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं, गट के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि बच्चा जो है खास तरह फूड ले रहा है, हर फूड नहीं ले रहा, टेस्ट से इशू हो सकता है। और ये सब चीज़ें जो मैं भी आपको बता रही हूँ, ये सब they are all you can say revolving around the term which is called sensory processing stuff like that, like उसके सेंसेस में है। अभी इनको सेंसरी प्रोसेसिंग में इश्यूज हो सकते हैं। अब मैं आपको सेंसरी प्रोसेसिंग की एग्जांपल देती हूँ। अब जो इनका ब्रेन फंक्शन करता है वो कैसे कर रहा होता है, जिसको हमने स्टार्ट में ही बात की ना, कि इन बच्चों को जो ब्रेन फंक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल हु डोंट हैव सच कंडीशंस, जिनको न्यूरोडाइवर्सिटी या न्यूरोटिपल या न्यूरो टिपल काइंड ऑफ कंडीशंस नहीं होती, तो उनसे डिफरेंट है। अब होता ये है कि जब सेंसरी सेंसेशन जितनी भी हमारी सेंसरी है उनसे डाटा आता है, कोई भी सेंसरी डाटा से मुराद आप कुछ देखते हैं, आप कुछ सुनते हैं, आप कुछ चखते हैं, ठीक है। तो जब वो ब्रेन में जाएगा तो वो क्योंकि एनवायरनमेंट से टू मच डाटा आ रही है, बहुत ज्यादा केपेबल है कि हर चीज को ना वो ऑब्जॉर्व करे अपने एनवायरनमेंट में। तो होता क्या है कि जो हम जब इस जिस एज में हम लोग उस एज में हम इन सेंसेस को इंटीग्रेट कर पाते हैं, कि मतलब हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एट अ टाइम हम दो चीजें कर सकते हैं। कि हम जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख भी रही हैं, मुझे सुन भी रही हैं और आप सोच भी रही हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन चले कि मैं इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछूं, क्या बात की जाएगी, या आप इधर उधर आप मूवमेंट वगैरह भी कर रही हैं। तो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि आप अपनी सब सेंसेस को इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करिए, ये बच्चे नहीं कर पाते। तो ऑलरेडी अ लॉट ऑफ सेंसरी डाटा इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड दे आर एबल टू एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चल क्या रहा है। और वही सेंसरी डाटा जो आपके ब्रेन के एग्जैक्ट सेंटर है ना, जहां से उसने इन्फॉर्मेशन लेके उस पर रिस्पॉन्ड करना है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। आई एम श्योर जो साइकोलॉजी है उनको इस चीज का पता है कि परसेप्शन होती है। उसके बाद हम उसको चीजों को रिएक्ट करते हैं ना, ये कोई हमारे ब्रेन ने मैसेज देना तो न्यूरॉन्स को क्या फलाने बॉडी के पार्ट तक जाके रिएक्ट करें। तो जब वो चीज नहीं पहुंच पाती, उस सेंटर तक नहीं पहुंच पाती जहां से उस एक्शन ने होना है, फिर होता है क्या है कि वहां पे जो है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन वो इन्फॉर्मेशन सारी इधर उधर लीक आउट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो दैट इज द थिंग कि वो इनसाइड द माइंड क्या चल रहा होता है। So that is the simplest way of telling other people what is inside the brain of autistic person, autism person, या someone with autism। जैसा भी शायद आपने मेरी लाइव स्ट्रीम में देखो किसी ने क्वेश्चन किया भी था कि ऑटिज्म और ऑटिस्टिक में क्या डिफरेंस है। सो ऑटिज्म इज अ डिजीज, सॉरी डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। ठीक है, ये डिसऑर्डर है, और जिस बंदे को होगा उसको ऑटिस्टिक पर्सन कहेंगे। तो आई एम श्योर मैंने आपको थोड़ा सा बता पाई हूँ। फिर इनको सोशलाइजेशन में इशू होता है कि सोशलाइजेशन नहीं कर पाते। सोशलाइजेशन स्टार्ट पहले घर से होती है, तो घर में क्या सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, घर में ये किसी के पास जाते नहीं है, घर वाले उनको बुलाते उनके पास नहीं जाते, इनके फैमिली मेंबर्स को बुला रहे उनके पास नहीं जा रहे, अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचानते। हाँ, फेस को पहचान सकते कि हाँ ये बंदा मेरा नोन है नहीं। और इनकी काफी सेंस डेवलप होती है कि वो जो लोग उनके हैं, जो चीजें जिस जगह पड़ी होती हैं वो चीज वहीं पे है, इधर उधर होगी तो उनको इससे इशू होगा। तो घर वालों को वो पहचानते हैं, लेकिन रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो कौन लोग हैं या उनसे क्या ताल्लुक है, इसमें इनको इशू है। उनके पास जाके खेलेंगे नहीं, बहन भाई बाकी बहन भाइयों से नहीं खेलेंगे, की साइड पे हो जाएंगे। तो अकेले बैठते रहेंगे, सेल्फ इंडल्जेंस में अपनी ही दुनिया में मगन होंगे, सोचते सोचते कहीं और देख रहे होंगे। सो इट इज काइंड ऑफ थिंग कि बच्चे जो है मोर यू कैन से कि वो अपनी दुनिया में मगन है, दे आर मोर सेल्फ इंडल्जेंट। सो सेल्फ इंडल्जेंस होने की वजह से वो स्किल जो रिक्वायर्ड होते फॉर सोशलाइजेशन वो नहीं डेवलप कर पाते। सोशलाइजेशन में पहले आपके सिबलिंग्स आते हैं, फिर पीयर आते हैं। सिबलिंग्स मीन आपके बहन भाई, एंड पीयर मीन्स के फ्रेंड्स। तो जब वो बहन भाई से कोई ताल्लुक नहीं क्रिएट कर सकते, अपने फादर या मदर, फादर के पास जाके खड़े हो जाएंगे, मदर के पास जाके खड़े होंगे, मदर से हर काम करवा रहे होंगे, तो
अदर देन देयर पेरेंट्स या अदर देन देयर मदर, अगर वो बाकी बहन भाइयों के पास नहीं जा पा रहे तो मीन्स कि वो फिर इस केपेबल नहीं है कि वो घर से बाहर निकलेंगे, स्कूल जाएंगे तो अपने अपने उसको मेंटेन कर सकेंगे। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, तो ये सोशलाइजेशन का एस्पेक्ट भी यहाँ से निकल जाता है। एंड यू नो दैट सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। आपकी हर चीज सोशलाइजेशन से बन रही, स्कूल की सेटिंग सोशलाइजेशन, उनको पता होना चाहिए ग्रुप में कैसे बैठना है, टर्न टेकिंग क्या है, आपने वेट करना, ये सब चीजें जो हैं ये बच्चा लैक करता है। तो आई एम श्योर मैं किसी हद तक सम अप कर पाई हूँ ऑटिज्म को, और साथ साथ मुझसे जो सवाल करती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आप काफ़ी हद तक ऑटिज़म को समअप कर पाई हैं। मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें एडप्ट करना चाहती हूँ, उसके बाद आप उसको देखिएगा। जो प्रिवेंशन है उसकी तरफ पेरेंट्स का काफ़ी ख्याल रहता है, और मुझे मालूम है, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चे की ना, ऑटिज़म के जो बच्चे हों उनकी प्रिवेंशन नहीं होती, इंटरवेंशन होती है। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स भी जो हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और हमने खुद ऑब्जर्व किया कि वो कभी हकीम साहब के कोई टोटके लेकर और कभी विटामिन्स की मेडिसिन लेकर उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टमक जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब देर इज़ नो वे टू प्रिवेंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट देर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं कि अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, ठीक है, एंड इंटरवेंशन की जाए। अब इंटरवेंशन कौन करेगा? इंटरवेंशन कोई साइकेट्रिस्ट नहीं करेगा। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बड़ा फ़र्क है। लोग अक्सर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को एक ही लफ्ज़ के साथ कह देते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बाकायदा मेडिसिन देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रॉपर थेरेपी सेशंस करते हैं, और उनके थेरेपी सेशंस कोई एक या दो नहीं होते, बाकायदा उनके वीक में 2 डेज़ होते हैं, 2 टाइम होते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट, वीक में 2 टाइम होते हैं इनके सेशन साइकोलॉजिस्ट के, और ये कोई 10 to 5 मिनट का काम नहीं होता। ये हमारे 40 मिनट्स टू 1 आवर, इससे अबव भी चला जाता है, हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए प्लीज़ इसको मिक्स ना किया करें, क्योंकि ऐसे अक्सर साइकेट्रिस्ट की भी बात हो रही होती है, वो उनका अपना एक प्रोफेशन है और रिस्पेक्टेबल है, वो अपने तरीके से कार से करते हैं और हमारा अपना तरीक़ाकार है। हम बेसिकली थेरेपी सेशन करते हैं, और उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने डायग्नोस करना होता है, रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, हम बच्चों का आईपी प्लान बनाते हैं, और आईपी प्लान जो है वो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मददगार साबित होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे लेना है, और जो उनके थेरेपिस्ट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं बच्चों के, वो बच्चों को उस आईपी प्लान के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इंसानी ब्रेन ऐसा है कि आप वक्त के साथ साथ उसके अंदर बहुत चेंजिंग्स आ सकती हैं, अगर आपको अच्छे और एक्सपर्ट थेरेपिस्ट मिल जाए तो। और इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली डायग्नोसिस किया जाए। देखिए, औलिया कराम इस दुनिया में मौजूद हैं, ज़रूर हैं, लेकिन उनका काम जो है उनका अपना काम है, और जैसा भी है, लेकिन मैंने देखा कि ऑटिज़म के बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, तावीज़ लेकर दे रहे होते हैं, दम बहुत ज़्यादा करा रहे होते हैं। ठीक है, ये उनका अकीदा है, उनका सब कुछ है, हम उन्हें मना नहीं करते जैसा भी है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि उनके ऊपर थोड़ा टाइम दें, उन पर तवज्जो दें, ताकि वो कुछ लाइफ की तरफ आ जाएं। आपके बच्चे जो हैं वो एबल हैं, डिसेबल नहीं है, एबल हैं, और हम उनकी स्किल्स पर काम करते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं, और इस तरह से वो अपनी लाइफ की तरफ आना शुरू करते हैं। कम से कम एक बच्चा ऐसे बोलेगा, आ ऊ बोलेगा, तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि कम से कम आ बोला, ऊ बोला, या माँ बोला, मामा नहीं बोला तो माँ तो बोला। लेकिन ये आप खुद घर में इसलिए नहीं कर सकते कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बिजी भी होते हैं, दूसरा ये कि उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होती है, और वो बाकायदा उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, तो ख़ुद से प्रैक्टिकल करके बच्चे की एज को आगे ले जाते हैं। जब बच्चा 7-8 ईयर का होता है, फिर जाके वो किसी डिपार्टमेंट में लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ उसका एडमिशन कराते हैं। बेशक हमारे थेरापिस्ट ऐसे होते हैं जो बेहतर से बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हैं, और उन बच्चों को इस लेवल पर लेकर आते हैं,
और उनकी मोटर स्किल्स पे भी काम किया जाता है बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स बड़े डरते हैं, बच्चे को हिलाना नहीं है, यहाँ रख दो, ये है, थोड़ी सी सिम्टम्स पता चल गए कि बच्चे को आवाज़ ट्रिगर करेगी या लाइट्स, तो बस उस चीज़ से ना उन्होंने उसका आदी नहीं बनाना, उसी के अंदर लेकर चले जाते हैं पेरेंट्स। तो उसमें ये है कि बैलेंस एक्सरसाइज होती है उनकी। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट टाइक्वांडो के सीनियर्स भी हैं जो कि बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं, मूवमेंट पे भी काम करते हैं और डिफरेंट इस तरह से। और बैलेंस जो है उनकी डाइट भी होनी चाहिए। और इस तरह से आप रेगुलर आप उनकी देखें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या उनके मैदे का चेकअप करवाना, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उसके स्किल वर्क पे नहीं जाते। जैसे आम बच्चा एक स्कूल जाता है, आप उसकी स्कूलिंग के लिए 3 इयर्स का आजकल बच्चा जो है वो स्कूलिंग के लिए चला जाता है, पेरेंट्स उसको स्कूल भेज देते हैं क्योंकि उसको वो जल्दी पिक कर लेता है आम बच्चों से। और बहुत ज़्यादा वो स्कूल में ब्लू क्लास होती है, फिर ग्रीन होती है, और इस तरह डिफरेंट बनी हुई है, फिर प्ले ग्रुप और प्रेप, और इस तरह से बच्चे आगे जाते जाते हैं। वो आम बच्चों से ज़रा हटके होते हैं। इन पे जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उनका काम होने के बाद पेरेंट्स की छुट्टी नहीं हो जाती है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं अच्छा वहाँ करा लिया बस काफ़ी है, जबकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न भी होते हैं और वो आके पूछते भी हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो भी देते हैं। और इसको मेक श्योर बनाना होता है कि आप क्या बच्चों को वो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, क्या उन बच्चों के साथ वो डीलिंग कर रहे हैं जो आपके थेरेपिस्ट ने बताया कि आज इसको माँ सिखाया था तो वो काफ़ी देर के बाद उसने इसको लर्न किया, वो 1 सेकंड के अंदर नहीं करता। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी स्ट्रगल होती है कि ये एक एम का वर्ड बोल जाते हैं। ये बच्चे अगर आप इनके सामने ऊंचा बोलेंगे तो इनको ऐसा लगेगा जैसे किसी कुएं में किसी ने पत्थर मारा, और उस पत्थर की आवाज़ काफ़ी देर बाद आती है और बड़ी गहराई से आवाज़ आती है। तो इसी तरह उनको ऐसे लगता है जैसे किसी ने हथौड़ा उनके सर पे मारा। उनके सामने ज़रा स्लो आवाज़ में बोलना और एक टेक्निक से बोलना, ये सब हमारे थेरापिस्ट को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। और वो ट्रेन थेरापिस्ट जो हैं इन बच्चों को लेकर चलते हैं और बाकायदा उनको उनकी लेवल पर आकर उनके साथ काम करते हैं। तो अभी अनिला आपने भी देखा होगा डॉक्टर अनिला के कितने लोग हैं जो बच्चों पे प्रैक्टिकल मदर्स कर रही होती हैं और बता रही होती हैं कि फ़लाँ टॉनिक मेरे बच्चे पे सूट कर गया, आप भी इस्तेमाल करें, जबकि वही बच्चा जो है दोबारा ट्रीटमेंट के लिए जा रहा होता है। ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, और हमारे ज़्यादा ऑटिज़म के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर सब्र नहीं होता, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि उनका बच्चा बस किसी जगह पे जाए, आफ्टर 1 मंथ उसका एक बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आ जाए जैसे नॉर्मल बच्चे का होता है। तो इन पेरेंट्स के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि उनको सब्र से, और एक पेशेंट का लेवल जो है ना उससे बढ़कर, उनको ज़ाहिर है उनके लिए एक टफ टाइम होता है, वो सारा दिन बच्चों के आगे पीछे भी भागते हैं और काफ़ी हाइपर भी कुछ होते हैं, और हाइपर बच्चों के साथ बड़ा टाइम इस तरह, और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी उनको बड़ा टाइम लगता है। और लेकिन ये है कि ये बड़े मेहनती पेरेंट्स होते हैं, और अल्लाह ताला किसी को उस हर बंदे को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक हर चीज़ अता करता है। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे थेरापिस्ट मिले, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारे माशरे का एक बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। वो अर्न कर सकते हैं अगर अर्निंग करने के उनको मेथड्स पर लेकर जाएं, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। फर्स्ट स्टेप से आप निकलना ही नहीं चाह रहे, फर्स्ट स्टेप पे पेरेंट्स जा ही नहीं रहे, तो फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी लास्ट स्टेज तक हम कैसे जा सकते हैं। तो ये अदर जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उनमें लोग इस चीज़ को समझते हैं, इसको लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर अनिला, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लिया, मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर हकीम जो है उनके पास जाते हैं और इस तरह के फूड्स अक्सर दे रहे होते हैं, विटामिन्स दे रहे होते हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि उससे बच्चे को क्या हो रहा है?
और लंच बॉक्स अक्सर बच्चों के आ काफी रहे होते रेलेवेंट हैं क्वेश्चन अजीब है। और अजीब से। आपने अगर मेरी एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आपने देखा कि मैं सबसे पहला जो मैंने ये ऑटिज्म अवेयरनेस पे स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला मेरा सेशन था ही मिथ्स अबाउट ऑटिज्म, ऑटिज्म एएसडी, और एक्चुअली उसको अब उसके अंदर आपने एडीएचडी में भी डाल रहे हैं। फर्स्ट एक्चुअली वाला आपने वो सेशन ही कर दिया, मिथ्स के उसको ऊपर किया। छोड़ें, ठीक है, उसको छोड़ आपको मैं दें, इसलिए अब बता आप रही कि इधर वो बात। डिटेल सेशन है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि वो बात मैंने हाँ कहीं अंदर की होगी, उसमें रेलेवेंट जो है आप हाँ 100 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने फलानी चीज़ स्टार्ट की कर दी है, कोई टॉनिक बता देंगे, कोई आपको सप्लीमेंट बता देंगे, इवन मेडिकेशन भी। अब यू आर वर्किंग इन प्रिवेंशन एरिया, तो मैं आप मेरी बात तो सेकंड भी करेंगी। सो व्हेन एवर द पेरेंट्स इज गोइंग टूवर्ड्स सम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, तो इनको ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये चीज़ हिंड्रेंस क्रिएट करनी शुरू कर देती है जो आप प्रेजेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें तो मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स थेरेपिस्ट को तो ये कह देना चाहिए कि पहला वो करें, फिर से बाद में हमारे पास है, बिकॉज दोनों चीज़ें एक दूसरे को जो है वो प्रॉब्लम एक दूसरे के लिए कारी होती है। क्योंकि एक चीज़ आप खिला रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन अटेंशन स्पैन, मैं बच्चे के अटेंटिवनेस पे काम कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि बच्चे से मैं क्वेश्चन को तो ही शुड बी एबल टू आंसर मी, शुड तो इज अ रिलेटिव टर्म्स, लेकिन द चाइल्ड इज सपोज टू आंसर मी आफ्टर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जिससे मैंने रिस्पॉन्स टाइम पे काम करना होता है। तो मैं एक वीक लगा के इसके ऊपर कर रही हूँ, मुसलसल काम किए जा रही हूँ, एंड दैट चाइल्ड इज टेकिंग सम काइंड ऑफ ट्रैंकुलाइजर, कोई ताकत की दवाई ले रहा है, कोई मसल्स को रिलैक्स करने की दवाई ले रहा है। तो मुझे बताएं बच्चे को क्या मैसेज जाएगा? हमारे पास इतने बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल सोए हुए होते हैं, कम से कम 1-2 घंटे तो उनको जगाने में लगते हैं हमें, और एक सेंटर में सपोज उनका 10 से 3 घंटे का टाइम हो सकता है, तो 2 घंटे तो बच्चा सोता रहेगा। अब ये बात पेरेंट्स को नहीं पता कि सेंटर्स के अंदर क्या होता है, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेंटर्स। बच्चे आके सो जाते हैं और जबरदस्ती आप उनको कभी एक जगह पर लेके जा रहे हैं, जगह लेके जाए। अब हम जबरदस्ती तो हर उनके साथ नहीं करें, हम चाहते हैं कि जिस टाइम पीरियड में हमारे पास आ रहे हैं वो यूजफुल हो। लेकिन जब ये बच्चे ये मेडिकेशन लेते हैं तो ये चीज़ को जो है वो अफेक्ट करती है, अफेक्ट इन द सेंस कि हमारे प्रोसेस को स्लो कर देती है, स्लो डाउन कर देती है हमारी ट्रीटमेंट प्रोसेस। फिर पेरेंट्स कहेंगे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, बच्चे ने अभी तक क्या सीखा, हमें बताएं, हमने इतने पैसे लगा दिए। तो अपने रिजिडिटी में, अपने जिद में कह लें, या जिद में कह लें, या एक और कॉन्सेप्ट कह लें कि पेरेंट्स आर सो यू कैन से कि डेस्परेट, कि उनको समझ नहीं कि वो क्या कर लें, उनको समझ नहीं कि वो आपका बच्चों का सर काट के तो जिस जिस जो जो एरियाज उसमें इन्वॉल्व ऑटिज्म उसको निकाल दें। मतलब दे आर सो डेस्परेट। अब कब इस डेस्परेट होने में उन्होंने एक फाइन लाइन क्रॉस कर दी है, देखिए केयर करने में और वो डेस्परेट होने से आप जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है आपके बच्चे को, वो कब फाइन लाइन क्रॉस होती है पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। तो ये चीज़, जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ केमिकल, बच्चे को अफेक्ट करता है, बच्चे को नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, उसकी जो सीखने सोचने समझने की साइज उसको कम कर सकता है। जो थेरेपीज आप उसके ऊपर कर रहे हैं, जो हम लाइफ स्किल उसके अंदर इम्पार्ट कर रहे हैं, वो उसको कम कर सकता है। अब देखिए बच्चा हमारे पास है, बच्चा नहीं सोया हुआ, द चाइल्ड इज एजिटेटेड, इफ अ चाइल्ड इज एजिटेटेड, हम उसको कमांड फॉलोइंग सिखा रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं, डू यू थिंक द चाइल्ड विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड दैट थिंग, या चाइल्ड वो स्किल रिक्वायर्ड करेगा? या हम उसके स्पीच पे कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, कोई वर्ड सिखाना चाह रहे हैं, कोई सेंटेंसेस सिखाना चाह रहे हैं, और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो रीज़न उसकी यही है कि मेडिकेशन पर। तो एक 2-3 years बैक एक बच्चे का, शी वॉज अ स्लीपी चाइल्ड, तो वो मेडिकेशन पे थी, तो उसका मैं जस्ट थोड़ा सा सेशन किया, एंड एट दैट टाइम इतना ज़्यादा हमें आइडिया नहीं होता था, या मेरे ख्याल से बहुत अर्ली पहले का केस, हमारे पास इतना आइडिया नहीं होता कि बच्चे जब मेडिकेशन वगैरह ले रहे होते हैं तो आप उनकी जो है वो नहीं कर सकते, आपने दूसरी बीच में ना थेरेपी नहीं करनी होती, एक टाइम तक मेडिकेशन बच्चों ने लेनी होती है। तो वो हमने जस्ट हल्का फुल्का ही उसके साथ काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया था, जस्ट थोड़ा बहुत, थोड़ा मोटर करवा लिया, इसको हैंड टच वगैरह करवा लिया, या थोड़ी सी वर्बल कुछ करवा लिया, या पॉइंट्स वगैरह करवा ली। जैसे हमारा सेशन खत्म हुआ उसको फिट्स पढ़ने शुरू हो गए। अब देखिए मैंने उसको कुछ, हम लोगों ने उसको कुछ दिया नहीं था, क्या पे हमने कोई उसको मेडिकेशन दे दी है या कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट फिजिकल थेरेपिस्ट, तो हम तो कोई एक्सरसाइज करवा ही नहीं रहे जो फिजिकल थेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं। इवन देन ये सब कंडीशन उस बच्ची की हो गई तो बहुत डेंजरस कंडीशन हो गई, मदर तो परेशान हो गई। तो वो जो हमारे असिस्टेंट थे उनके पास है, लेकिन उनको काफ़ी उन्होंने तंग वगैरह किया। तो फिर हमें किस साइकेट्रिस्ट ने बताया, डॉक्टर बाबू, आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद द नेम, इज अ वेरी गुड साइकेट्रिस्ट। उन्होंने उस टाइम हाँ कहा जी, था वो कि इंग्लैंड में होते हैं आजकल। मेडिकेशन जो है ना, व्हेन यू आर गिविंग सम मेडिकेशन, फिर आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। ऐसे ही
वन ऑफ माई कोलीग्स आर फिजियोथेरेपिस्ट, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी थेरेपिस्ट को अपनी क्लाइंट को सबसे मना कि जब तक मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, इफ इट इज़ अ 15 डेज ट्रीटमेंट, जब मेरी 15 डेज की ट्रीटमेंट हो जाएगी उसके बाद आपने जो करवाना, आप मालिशी के पास जा रही है, जिसके पास जा रही है आपके पास सब जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरी ट्रीटमेंट को जो है अफेक्ट कर रही है। आप सिर्फ कुछ टाइम सब्र करें, उसके बाद चले जाएं। तो फिर उन्होंने वही किया, अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट की, उसके बाद जो है उनको बोला कि आप जाने और आपकी अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं जिनकी तरफ आप जा रहे हैं वो जाने। मैं इसके बारे में कोई नहीं कहती आप, क्योंकि देखें कल को वो ये नहीं कहेंगे कि वो किसी अपनी गलती, कोई लोग तस्लीम नहीं करते कि हमारी गलती ये थी कि हमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, हम दूसरे के पास चले गए थे। वो तो ये कहते फलाने बंदी ट्रीटमेंट कर रही थी तो उसकी ट्रीटमेंट से इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया। अब मुझे पता है स्पीच थेरेपी से क्या साइड इफेक्ट होगा, हम कोई मेडिकेशन तो नहीं दे रहे ना उसको, या आपको उसको कोई बीट्स लेट्स की एक्टिविटी करवा रहे हैं, पॉइंट बॉक्स की एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो इश्यूज आ रहे हैं वो जो उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, ये चाइल्ड इतने स्मार्ट होते हैं ना कि जब इनको जिस बंदे से प्रॉब्लम होगी ना उस बंदे के करीब नहीं जाएंगे। एंड यू शुड लिसन टू योर चाइल्ड। आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस अदर चिल्ड्रन एज वेल, बिकॉज आजकल हर तरह के केसेस हो रहे हैं। अगर बच्चा किसी बंदे के पास जाने में कंफर्टेबल नहीं है, आप उस बच्चे के पास मत भेजें, उस बंदे के पास बच्चे को मत भेजें, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग गोइंग ऑन देयर। ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे के लिए नहीं है, स्पेशल नीड्स, बल्कि सब बच्चों के लिए ये बात है कि आप अपने सब बच्चों के लिए बात है, बहुत ज्यादा, इन बच्चों के लिए बात है आपका बिकॉज दे बच्चा नो द आपसे टच। शेयर, इफ अ आपका चाइल्ड बच्चा इज आपसे 6 शेयर नहीं years कर रहा, old, 6 आपका month का बच्चा बच्चा अगर होता है तो आपसे वो, शेयर नहीं करेगा, हाँ हाँ, टच मदर का टच को समझ आता है कि मदर का टच है, कि मुझे मेरी माँ टच कर रही है, कोई और टच करके बच्चा फौरन रोना शुरू कर देगा। सो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड जो कि हो गया है, बड़ा हो गया है, 4 5 6 years का हो गया, सो इफ द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल देन डोंट सेंड योर चाइल्ड टू दैट प्लेस। एंड अगर ट्रीटमेंट सेंटर में वो बच्चा नहीं जा रहा तो कुछ और रीजन भी हो सकती है, हर सब उस तरफ से नहीं हो सकता है। बात शायद मैंने थोड़ी ओपन अप वो कर दी है, थोड़ा टॉपिक मैंने वास्ट कर दिया, लेकिन इसमें क्या आपके घर का एनवायरमेंट भी इस चीज़ में अफेक्ट कर रहा होता है। जरूरी नहीं कि वो बंदे ही में ही कोई इशू हो, घर में कुछ चेंजेस हो सकती है, बिकॉज ये चीज़ ऑटिज्म से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है कि जो भी चेंज होगी बच्चे को अफेक्ट करेगी। फादर ने टाइम नहीं दिया, बच्चे को अफेक्ट करेगा, मदर ने टाइम नहीं अफेक्ट करेगा, मदर मिसिंग है, फादर मिसिंग है, इधर उधर हो गए हैं, ये चीज़ बच्चे को अफेक्ट करेगी। तो आपने जब किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचना होता है, जो अदर देन इस तरह के इशू होता है, अदर देन ट्रीटमेंट के इशू, फिर आपने हर चीज़ को देके चलना होता है। तो कंक्लूजन इसमें यह है कि जो चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं दैट इज अ केमिकल, विदाउट रिस्पेक्टिंग थी कि हम तो एक नेचुरल चीज़ दे रहे हैं, एक मेलानिन नेचुरल हार्मोन अपने बच्चे को दे रहे हैं स्लीप के लिए, या कोई हकीमी दवाई दे रहे हैं, या कोई मल्टीवाइटामिन दे रहे हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं सारी चीज़ें। हाँ, फिजिकल थेरेपी समथिंग एल्स, कि आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग करिए, जो भी कर रही है। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग फिजिकल थेरेपिस्ट ओवर हियर, बिकॉज आई एम नॉट अ फिजिकल थेरेपिस्ट, बट आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपी, मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एंड फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें बच्चों को अफेक्ट करती हैं, उनकी लर्निंग में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती हैं, और ये ट्रीटमेंट प्रोसेस इसको लॉन्ग कर सकती हैं, और बच्चे की जो एबिलिटीज होती है उसको वीक कर सकती हैं। वीक इन द सेंस कि जब वो अटेंटिव नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो चीज़ सीख नहीं सकता। आई एम श्योर मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको बताया कि क्या है और क्या नहीं है। तो आई एम श्योर मैं समझ आ गया होगा लोग जो सुन रहे हैं, आई एम श्योर दे गेटिंग, हाँ और उनको सुनना चाहिए होपफुली इनको। समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा है, ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, क्योंकि अक्सर हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करें तो घर में जो मदर्स होती हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आपने बड़ा ब्रीफ बताया है, और इसमें ये है कि अभी कितना टाइम हो गया हमें, काफी ऑलमोस्ट। टाइम हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि मैं डॉक्टर नीला आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना सेशन लाइव करने के बाद मेरे साथ भी आई हैं। कंक्लूजन ये है कि थोड़ी सी चीज़ें हमें देखनी है कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर नीला हैं, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैं इंशाल्लाह फर्दन बुलाती रहूँगी, और डॉक्टर नीला आपके साथ फिर इंशाल्लाह कल या परसों वीक में कोई दिन डिसाइड कर लेंगे, मैं आपको लाइव सेशन के लिए लूँगी। हमने जो प्रिवेंशन है उसकी तरफ देखना है। प्रिवेंशन जो ऑटिज्म से रिलेटेड है उसका मतलब ये नहीं है कि खाने पीने का प्रिवेंशन है, ठीक है। नहीं तो हम बिफोर बर्थ, क्योंकि प्रिवेंशन बिकॉज जो है, उसमें आप बिफोर बर्थ तो नहीं बता सकते,
मेंटल रिटार्डेशन का पता चल जाता है कि बच्चा एमआर है, डाउन सिंड्रोम इस किस्म का है, लेकिन ऑटिज्म इज अ डिफरेंट थिंग ना, वो हाँ, डिफरेंट वो है, उसकी उसमें नहीं पता आप चलता। इंटरवेंशन नहीं करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑटिज्म से रिलेटेड है, आपको अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को साइन कहा जाता है, साइन है, इसको समझ नहीं आती है, इस तरह से कहा जाता है। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। दूसरा ये मैं प्रिवेंशन के हवाले से बात कर रही हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनकी प्रिवेंशन कुछ इस तरह है कि इनकी आप जो फूड इस्तेमाल इनके लिए बनाते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप अपने हाथ अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा वॉश करेंगे और बहुत साफ़ सुथरा से बनाएंगे, क्योंकि इनके जो स्टमक होते हैं वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इनको हैंड वॉश करवाना, इनकी जगह साफ़ होनी चाहिए और उनको इनको आप घर में, हमारे ट्रेनर्स भी उनको बेसिकली तरीका सिखाते हैं, जब तक वो ट्रेंड होते हैं तब तक आप खुद इनके दांत ज़रूर साफ कराएं। टीथ ब्रश करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की होती है, बच्चे नहीं कर सकते। और हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके जो टीथ दोनों ऊपर और नीचे वाला लेवल बहुत ख़राब हो चुका होता है, एक्स्ट्रा टाफियाँ भी दे के, और उनका कीड़ा भी लग जाता है और इस तरह ये भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना है कि उनका जो हाइजीन है उसको अच्छा रखें, साफ रखें। कोशिश करें कि अगर वो कोई एक्टिविटी दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं तो आपकी मौजूदगी में करें, आपकी गैर मौजूदगी में ना करें। दूसरा ये कि नॉर्मल जो बच्चे हैं या ये बच्चे हैं, इनकी केयर करना आपका काम है। बहुत से केसेस आ रहे हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन बात यह है कि पेरेंट्स बच्चे के फेस को देखकर, उसके इम्प्रेशंस को देखकर उसको डांटे नहीं, उससे प्यार करें, उससे दोस्ती करें और उसको पूछें और उसको ये बताएं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बाहर बेशक किसी ने, या घर में या फैमिली में कहीं पर बच्चे को किसी ने डरा भी दे सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो कि ऑटिस्टिक बच्चा आपको इशारे से बता सके, इशारे से आप उसको जल्दी गेट कर सकें और एक नॉर्मल बच्चा आपसे शेयर कर सके, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा है। और इसमें सिर्फ एंड में यही कहेंगे, डॉक्टर नीला से बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट देयर आर treatment options. Treatment options mean therapy, speech therapy, प्ले थेरापी एंड वट नॉट, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है इस तरह। और एंड अर्ली डायग्नोसिस एज वेल एज सुन आप करवा सकें तो बहुत अच्छा होता है। करवा के घर ना बैठ जाए बल्कि उसके ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं। एंड इंटरवेंशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी होगा बच्चा उतने जल्दी इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगा, जितना लेट लेकर जाएंगे उतनी हमें तो कोई मसला नहीं होता, हम तो लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगा। और इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीला, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और अपने जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।